अदब की तरफ कैसे आए? मेरे दादा फारसी के बहुत अच्छे शायर थे। वो इनामुल्लाह कौसर ने भी जिक्र किया है। आप देखिए ना, करार साहब उनसे मिलने बतौर खास आते थे। कितनी किताबें हैं? बलूचिस्तान में पैरवान अली के नाम से भी मेरी एक किताब। और प्रवीण शाकिर ने कहा है कि बच्चे हमारे ऐद के चालाक हो गए हैं। बच्चे जो हैं वो आप उनसे सीखते हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे मंसूबे बनाए। वो आप उस माहौल में होंगे तो पैदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। नज़रबान बलूचिस्तान के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर क़य्यूम बैदार। नाजरीन, अरफों की खुशबू प्रोफेसर डॉक्टर आगा मोहम्मद नासिर, आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बेदार साहब। आगा साहब, आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि आपके माशाल्लाह हज़ारों शागिर्द, कहाँ पैदा हुए, तालीम कहाँ हासिल की और इस स्टेज तक कैसे पहुँचे? बेदार साहब बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि मैं दोस्तों से कहता हूँ कि मैं तो कोयटे का कछुआ हूँ। मेरे वालिद, मेरे दादा, हम सब कोयटा में पैदा हुए जी। और इब्तदाई तालीम मैंने स्पेशल हाई स्कूल से। जी। सोशियोलॉजी में उस ज़माने में डॉक्टर सबीउद्दीन बकाई, जी, गुलाम नबी अचकज़ई साहब, बिल्कुल अब्दुर्रहमान फ़िक्र साहब, सही, अफजल कासी साहब, बिल्कुल, ये हमारे उस्ताद। एक और उस्ताद भी थे हमारे, डॉक्टर सैफुर्रहमान शिरानी। फिर वो चले गए थे इंग्लैंड पीएचडी करने के। उसके बाद लेकिन चूँकि उर्दू अदब से कुछ ताल्लुक़ था, कुछ शेर कहने की वो जो बचपन से कुछ है वो, तो उसकी वजह से फिर हम शोबे उर्दू भी रोज़ जाते थे। अच्छा आगा साहब, अदब की तरफ कैसे आए? अदब तो देखिए, आप हम बचपन में मेरे दादा फ़ारसी के बहुत अच्छे शायर थे और हमारे घर में मनक़बत ख़ानी की रिवायत मौजूद थी। और मेरे दादा मरहूम क्या नाम था? अली गौहर। अली गौहर। अली गौहर, जी जी। वो इनामुल्लाह कौसर ने भी जिक्र किया है। जी, उनका तो जिक्र यानी उनके दोस्तों में, जैसे आप देखिए ना, करार साहब उनसे मिलने बतौर ख़ास आते थे और ये लोग बैठे रहते थे। वो अच्छा, तो हम उन्हें बाबा कलान कहते। बाबा कलान जो थे वो फ़ारसी के हज़ारों अशआर फिलबदी, हाँ, उनका हाफजा ऐसे था कि मैं आपको क्या बताऊं कि अपने वफ़ात से 2-3 रोज़ पहले रात को मैं उनके करीब गया और वो कहने लगे कि तुमने आना है अभी। मैं उनके पास वक्फ़ों से जाता था, कहने लगे ज़रूर आना है तुमने। और मुझे यानी मुबालगा ना हो, कम से कम 500 अशार उन्होंने सुनाए और उनका सिर्फ एक ही मानी कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, यानी काफिया मैं जा रहा हूँ, मैं जा, ये 500 शेर एक ही मानी के। इस तरह उनका हाफजा और माशाअल्लाह, बल्कि रदीफ ये था, उनके असरात थे। फिर हमारे घर में मनक़बत ख़ानी होती थी, तो ये तो बचपन से उसके कुछ असरात थे। फिर ये हम बहुत छोटे थे तो उस ज़माने में इतवार के दिन रेडियो पाकिस्तान कोयटा में बच्चों का प्रोग्राम हुआ करता था। जा। तो रेडियो की गाड़ी आती थी बच्चों को लेने के लिए घरों से, जा जा जा, फिर वापस उन्हें दोबारा हमें पहुंचा देते थे। तो वहाँ भी इस तरह की चीज़ें देखने में आती, सुनने में आती। लेकिन मुझे ऐसे याद पड़ता है कि जैसे ये हम कोई मिडल में थे या कोई ऐसे इन क्लासेस में थे, तो मुझे लगता है कि वो तुकबंदी शुरू हो गई थी। अच्छा, कितनी किताबें हैं आपकी माशाल्लाह, और शायरी की किताब भी है? मेरी तहकीकी काम है, जैसे बलूचिस्तान में उर्दू शायरी है, बलूचिस्तान में पैरवान अली के नाम से भी मेरी एक किताब है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। वो उसमें भी जो है वो बहुत यानी बलोची फोक शायरी के हवाले से बहुत मवाद है उसमें भी बहुत, उसमें ये एक हिस्से में ये भी मौजूद है। उसके अलावा भी छोटी छोटी किताबें मेरे ख्याल है 6-7 हैं। बच्चों के लिए मैंने कुछ किताबें लिखी, वो हैं। तो अच्छा, सब तहकीकी मेरे जो पर्चे हैं वो इलायदा हैं, वो अलग है। हाँ। अच्छा, अपना पर्चा निकालते थे या बाकी? नहीं, वो रिसर्च पेपर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे तो मैंने एक रिसाला निकाला जो खासा अरसा रहा, वादी।
कोयटा अच्छा वादी कोयटा, अगर आपके बिल्कुल वादी याद है, याद है। अच्छा आगा साहब, आप चूंकि कितने अरसे पढ़ाते रहे यूनिवर्सिटी में? मैं तकरीबन 35 साल। और 35 साल में कितने नौजवान आपके ज़ेर साया पढ़ते रहे, माशाल्लाह, आपके शागिर्द? हाँ, बहुत हज़ारों। लेकिन उस ज़माने के नौजवानों में और आज के नौजवानों में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? उनका ज़ौक़ शौक़ और आज का जो सोशल मीडिया से वाबस्ता है, इनको किस तरह? देखिए, मैं आज के साथ तो कंपैरिजन मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब मुझे तकरीबन 10 साल हो गए, मैं रिटायर। लेकिन ये है कि मैं अपने यानी हम खुद यानी जब मुझे याद है, हम इब्तदाई दिनों में जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गए तो बाज़ तालिब इल्म मुझसे भी उम्र में बड़े थे। जी, हो सकते बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उस्ताद अपने सब्जेक्ट के साथ, अपने बच्चों के साथ मुखलिस है और वो उनके साथ बैठकर वाकई कुछ शेयर करना चाहता है, अपने जो थोड़ी बहुत नॉलेज है या ख़बरें हैं या चीज़ें, बच्चे मोहब्बत करते हैं। बच्चे करते हैं बिल्कुल। आप यकीन जानिए, मुझे कभी कोई एक सिंगल एक वाक़या भी याद नहीं कि मुझे किसी बच्चे से शिकायत हुई। बच्चे प्यार करते हैं आपसे। फिर उस्ताद की ऐसे और वालिद का दर्जा लगता है उस्ताद। आप यकीन जानिए, मैं ये किया करता था कि मैं अपने लेक्चर समेट नहीं सकता था, आखिर तक मुझ में ये कमज़ोरी रही। लेकिन ये कि मैं कहता था, रिक्वेस्ट करता था हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कि बात ये कि आप मेहरबानी फरमा कर मुझे आखिरी क्लासें दे दिया करें। हाँ, जब तक बच्चे बैठना चाहेंगे, हम बैठना चाहेंगे, तो हम इत्मीनान से बैठे रहते थे। थक जाते तो हम बच्चों से खुद कहते भाई चाय पीनी है तो चाय आ जाए। हाँ। तो चाय भी पीते थे, बातें भी करते थे। और उस क्लास में यानी सुबह अगर आप देखिए कि क्लास में 10 बच्चे 15 बच्चे होते थे, मेरी क्लास में कभी कभी 35 बच्चे भी आ जाते, यानी सारे बच्चे आ जाते थे। उस वक्त रिलैक्स्ड हैं, बस बैठेंगे वहाँ बातें करेंगे। तो बच्चे अच्छे हैं। और प्रवीण शाकिर ने कहा कि बच्चे हमारे ऐद के चालाक हो गए। नहीं, ये तो बहुत समझदार होते हैं। यूनिवर्सिटी में तो बच्चे बहुत साहब के साथ चलते हैं, तो उन्हें अपने अच्छे बुरे की तो बल्कि मैं समझता हूँ कि बाज़ बच्चे जो हैं वो आप उनसे सीखते हैं। बिल्कुल से मैंने अपने बहुत सारे बच्चों से सीखा, वो के सलीका सीखा, बात से गुफ्तगू सीखे, बात से इल्म सीख। तो बच्चे अच्छे। अब कुछ बच्चों को साथ लेकर चलना पड़ता है, कुछ बच्चों को चलाना पड़ता है। सही। तो ये सब कुछ है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में ऐसे है। अब जो भी हमारे पास था, क्योंकि हमारे पास वो देखिए, हमारे पास जो बच्चे आते हैं मोस्टली, अभी तो खैर हमारे पास बहुत बच्चियाँ भी आने लग गई थी आखिर में, बच्चे आते हैं तो उनके वालिदैन वो बिल्कुल देहातों से आते हैं। वो उनके पास एक ख़ास किस्म का इल्म, अदब और एक ख़ास शऊर होता है। वो उनके पास किताबी इल्म तो शायद उसकी तो थोड़ी बहुत कमी हो, लेकिन वैसे वो बहुत मुहज़्ज़ब होते हैं हमारे बच्चे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बच्चे जितने मुहज़्ज़ब हैं, मैं कराची यूनिवर्सिटी में भी अपने ख़ुद जब मैं PhD कर रहा था वहाँ मैं रहा, वहाँ भी मैं ऑब्ज़र्व करता रहा। मैंने देखा हमारे बच्चे ज़्यादा मुहज़्ज़ब हैं। सही। कोयटा के हमारे बच्चे जो आते थे, अतराफ़ के, जोब के, मकरान के, यानी बाज़ बच्चे अभी तक, यानी ये बाज़ बच्चियाँ बच्चे मेरे घर आ जाते थे और वो मेरे घर में ऐसे रहते जैसे मेरे औलाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब तक मुझसे उनका ताल्लुक मोहब्बत होती है ना उस्ताद से। आगा साहब, आप यकीन करें कि हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, एक तो स्कॉलरशिप थोड़ा बहुत मिलता था, उसके बाद आप यकीन करें कि हमारी ज़िंदगी में रेडियो ने और PTV ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। जी बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे, राई साहब थे, स्क्रिप्ट लिखवाते थे जनाब, हमें 20-25 रुपए मिलते थे, वो काफ़ी होते भाई। मैं आपसे ये कहूँ, अभी मैं ज़फ़र खान नियाज़ी मरहूम का जिक्र कर रहा था, वो हमें प्रोग्राम देते थे, 100 रुपये का चेक होता था। वो 100 रुपये हमारे लिए बहुत कीमती थे। अच्छा, अभी हमारे ये इदारे भी बैठ गए, ये इदारे भी नहीं, इनमें भी गुंजाइश नहीं है। फिर हमारे हज़ारों लड़के लड़कियाँ डिग्रियाँ हाथ में, नौकरियाँ नहीं है, परेशानी है। और चूँकि ये तो इंसान की ज़रूरत है, पैसे हो, ज़िंदगी अच्छी हो, जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, कोई आपको जॉब नहीं मिलती, कोई ऐसे मंसूबे नहीं है,
हम तो कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे मंसूबे बनाए कि नौजवान कब जाएं, और जब वो नहीं कपते या उनको उनमें एक ऐसा शऊर पैदा किया जाए कि वो बिज़नेस की तरफ जाएं, ऐसे मौके भी नहीं है। देखिए, बिज़नेस का शऊर जो है वो आप उस माहौल में होंगे तो पैदा होगा। सही। आप मुझे बताइए कि कोयटा में परचून की दुकान या क्या कहते हैं कि किसी कपड़े की दुकान के अलावा आप कौन सा बिज़नेस करते हैं? नहीं, कारखाने भी नहीं, कारखाने यहाँ नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं। बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मसाइल हैं। ये हमारे बच्चों के लिए हम इनको आसानी से, आप ये नहीं कह सकते अपनी जान नहीं छोड़ा सकते। हमारे बच्चों के लिए बुनियादी तौर पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सही, बहुत कुछ करने की ज़रूरत, और ये करेंगे आप इनको मौका दें, इनको अकोमोडेट करें। अभी हमारे यहाँ जो बहुत सारे मसाइल बन रहे हैं उसकी वजह भी ये हमारे बच्चों की बेरोज़गारी है। हाँ, वो तो फिर गलत हाथों में भी जा सकते बिल्कुल हैं। जाते हैं, ठीक है ना। और अब तो वो बहुत, आप देखिए ना, ये अब हम बहुत सारी सियासी बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हकीकत तो छुपती नहीं है ना, हकीकत को तो बयान करनी पड़ती है ताकि ये बच्चे सही राह पे जाएं, उस तरफ ना जाएं। इनके लिए ऐसे मंसूबे बनाए जाएं। ऐसी आप देखिए इस साल हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में वो जावेद साहब हैं जो कार्टूनिस्ट हैं। हाँ, तो वो मेरे दोस्त भी हैं। अभी मैं कल परसों ही उनका कार्टून देख रहा था, वो कि उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बच्चों के पीछे भाग रहे हैं कि आए दाखिला ले। भाई, आपने फीसें इतनी बढ़ा दी हैं और बच्चों के पास वसाइल नहीं, पैसे नहीं हैं। आगा साहब, आपने और मैंने पीएचडी की, जिस मुश्किलात से की, जी, आज का बच्चा वो तो पीएचडी भी नहीं कर सकता। कोई तकलीफ हुई पढ़ने में, ठीक है, वो जिस ज़माने में हमसे वो बहुत नॉमिनल फीस लेते थे, वो भी शायद हम नहीं दे सकते थे, बहुत मामूली फ़ीस थी। मुझे याद है जब मैं क्लियरेंस के लिए लाइब्रेरी के 2-3 किताबें मेरे पास थीं और वो कहते हैं क्लियरेंस करवाने था, तो मुझसे काज़मी साहब थे हमारे लाइब्रेरी, कहने लगे, अल्लाह मग़फ़िरत करे, कहने लगे मियाँ ये आप किताबें ले आइए। मैंने कहा ये किताबें तो मैं नहीं देना चाहता हूँ। कहने लगे फिर वाइस चांसलर से कहना पड़ेगा तुम्हें। अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, वहाँ से वाइस चांसलर साहब आ गए। कहने लगे क्या? कहने लगे जी इसके पास कुछ किताबें नहीं दे रहे हैं, तो ये आप अगर इनको राइट ऑफ करते हैं। उन्होंने कहा लाओ इसको, मैं ये तो पढ़ता है ना। हाँ, तो इतने वो, तो हम उस ज़माने में भी हम कहते थे कि हमारे पास फीस नहीं, वो कोई मसला नहीं, लाओ मैं तुम्हारी। अब तो सर लाखों में फीसें हैं। अब ये तो हम कहें, यानी इस वक्त मेरे बच्चे जो हैं, यानी जब ये मेरे बच्चे पढ़ चुके ना, तो मैं अपने इस तनख्वाह में आसूदा हुआ। जब तक मेरे बच्चे पढ़ते थे मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। इस कदर यहाँ इस जो महंगाई हो गई है और कमर्शलाइज कर दिया इन्होंने एजुकेशन को। एजुकेशन और हेल्थ की कमर्शलाइजेशन जो है, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिस पर कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा। इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही है, और ये ज़रूरी चीज़ है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, आप लोगों को सेहत के लिए सही नहीं दे सकते, ये नहीं है कि बजट नहीं है। बजट क्या होता है हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर ये बजट सही इस्तेमाल हो तो हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटियों के जो असातिज़ा हैं उनकी तो तनख्वाहें भी नहीं है। अभी तो आप देखिए हमारी पेंशन नहीं, अब 7 महीने से हमारी पेंशन नहीं हुई। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं। वो हमारे जो दोस्त हैं, ख़वातीन हैं, हमारी बहनें हैं, वो जाकर एहतजाज करते हैं। ये मनसब तो नहीं है उस्ताद का। और हमारे क्या कहते हैं कि वज़ीर आला साहब हैं, गवर्नर साहब हैं। गवर्नर साहब इसी इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट थे। वज़ीर आला साहब को तो मैं नहीं जानता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में थे या नहीं थे, लेकिन जो हमारे बहुत ये नहीं थे, लेकिन इनके वालिद थे। हाँ, इनके खेतरान साहब हमारे साथ पढ़ते थे। सरदार जो हैं अब्दुर्रहमान खान, ये हमारे साथ पढ़ते थे। और बहुत सारे ये सब लोग हमारी यूनिवर्सिटी के लोग हैं। राइला थी, राइला दुरानी, कितनी अच्छी लड़की थी, कितनी कॉम्पिटेंट।
और ये हमारी अभी एजुकेशन की मिनिस्टर हैं। अब तो इनको चाहिए कि तो यही सब लोग हमारे शागिर्द थे। अगर ये अपने हमें एक छोटी सी हमारी यूनिवर्सिटी है, एक ही तो यूनिवर्सिटी है बलूचिस्तान में हमारी ये, तो इसको अगर आप नहीं संभाल सकते हैं तो ये अफसोस की बात है कि इसके उस्ताद जो हैं वो बाहर बैठे। आगा साहब, बातें तो बहुत हैं लेकिन वक्त की कमी है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वहाँ आ गए, अपनी यूनिवर्सिटी की बात की, तालीम की बात की, अदब की बात की, रिसर्च की बात की, और इंशाल्लाह फिर कभी किसी मौजू पे बैठेंगे और इसी तरह गपशप होगी और कुछ अपने शागिर्दों को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने प्रोफेसर डॉक्टर आगा नासिर साहब की बातें सुनी और उन्होंने यही कहा कि अगर हम अपनी यूनिवर्सिटियों को नहीं संभाल सकते तो तालीम कहाँ से आएगी। और एक ही यूनिवर्सिटी है जो हमारी बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का मदर है, और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी इसको संभालना चाहिए, बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी संभालना चाहिए, और इसी तरह तालीम आगे बढ़े, तालीम की तरफ तवज्जो दे, और ख़ास कर अपने नौजवानों की मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचें। इस बेरोज़गारी में या जो वसाइल अगर नहीं है तो यही नौजवान भटक सकते हैं। इनको खुदा रहम बचाएं और इनको सही राह पे चलाएं ताकि ये मुल्क और कौम की खिदमत में अपना हिस्सा डालें। नज़रबान बलूचिस्तान से अपने मेज़बान डॉक्टर क़य्यूम बैदार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।